फरवरी 2024 की एक शाम, दिल्ली की ठंड अभी भी अपनी पकड़ बनाए हुई थी। मैं पूर्वोत्तर दिल्ली के उन इलाकों में घूम रहा था जहां 4 साल पहले सांप्रदायिक दंगों ने तबाही मचाई थी। जाफराबाद हो, मुस्तफाबाद, दयालपुर, मौजपुर, ये वो इलाके हैं जहां हिंदू और मुस्लिम आबादी साथ साथ रहती है। मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की भरमार है। लेकिन आज यहाँ के घर, दुकान और लोग सब कुछ स्तब्ध है। दंगों के निशान अब भी ताज़ा है। जब भी हम किसी दंगे के बारे में सुनते हैं तो आमतौर पर मौत, घायलों की संख्या और संपत्ति के नुकसान पर ध्यान देते हैं। लेकिन जो बात अक्सर अनदेखी रह जाती है वो ये है कि दंगे सिर्फ एक घटना भर नहीं होते, वो उन लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं जिन्होंने इसे झेला है। आज हम उन्हीं लोगों की बात करेंगे मेरे रिपोर्टिंग अनुभवों के आधार पर। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। जब मैं पिछले महीने पूर्वोत्तर दिल्ली में गया, मेरी मुलाकात तरन्नुम से हुई। 24 साल की ये लड़की अमन बिरादरी नामक एनजीओ के साथ काम करती है। ये संस्था दंगों से प्रभावित लोगों के बीच शांति और सद्भावना बहाल करने की कोशिश कर रही है। फरवरी 2020 में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए, 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए और कई लोग लापता हो गए। तरन्नुम ने दंगों के बाद प्रभावित लोगों के साथ काम किया, उन्हें मदद दिलाने की कोशिश की। तरन्नुम ने बताया कि दंगों के बाद दयालपुर और मुस्तफाबाद में कई लड़कियों की जल्दी जल्दी शादियां कर दी गई। ये लड़कियां अभी स्कूल कॉलेजों में पढ़ ही रही थी। उनके सपने थे, करियर बनाने की इच्छा थी, लेकिन दंगों के डर ने उनके माता पिता को इतना डरा दिया कि उन्होंने लड़कियों की शादियां ही कर दी। उन्हें लगा कि अगर फिर से दंगे हुए तो उनकी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी। ये सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। दंगों का असर सिर्फ जान माल की क्षति तक सीमित नहीं था, ये समाज की संरचना को तोड़ देता है। लोगों के सपने, उनकी आज़ादी, उनका भविष्य, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अगली कहानी अदनान की। अदनान से मेरी मुलाकात जाफराबाद में हुई। 17 साल का ये लड़का वेल्डिंग का काम करता था। दंगों के दौरान वो अपनी माँ के लिए दवा लेने के लिए निकला था। रास्ते में उसे गोली लग गई। अदनान बताता है, मैं और कुछ लोग एक गली में फंसे हुए थे। एक तरफ हिंदू, दूसरी तरफ मुसलमान। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी, गोलियां चल रही थी। मैंने अपने पैर में गोली लगते हुए महसूस किया। मैं चिल्लाने लगा, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। अदनान का पैर तो बच गया, लेकिन उसकी ज़िंदगी बदल गई। वो अब पहले की तरह काम नहीं कर सकता। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अदनान कहता है, मेरी ज़िंदगी के 2 हिस्से हो गए हैं, दंगों से पहले और दंगों के बाद। मेरे दोस्त अब मुझसे दूर हो गए, वो मुझ पर संदेह करते हैं। दरअसल दिल्ली दंगा 2020 ने सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं किया, इसने समाज के ताने बाने को तोड़ दिया। लोगों के बीच विश्वास खत्म हो गया। हिंदू और मुस्लिम अब एक दूसरे से डरने लगे, एटलीस्ट इस पूर्वोत्तर दिल्ली के इलाके में। मैंने हरी सोलंकी का परिवार, जो दलित समुदाय से आता है, उनसे भी बात की। उनके बेटे राहुल सोलंकी की दंगों में हत्या कर दी गई। हरी सोलंकी ने बताया, यहाँ रहना अब मुश्किल हो गया है। दिल्ली दंगे 2020 ने साबित कर दिया कि सांप्रदायिक हिंसा का असर सिर्फ तत्कालीन नहीं होता, ये समाज को लंबे समय तक प्रभावित करता है। लोगों के सपने, उनकी आज़ादी, उनका भविष्य, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। आज देश में धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। पुलिस और प्रशासन भी इससे अछूत नहीं है। दंगों के बाद न्याय की उम्मीद करना भी मुश्किल हो गया है। दिल्ली दंगा 2020 ने हमें ये सबक दिया कि सांप्रदायिक हिंसा किसी समस्या का हल नहीं हो सकती, ये सिर्फ नफरत और तबाही फैलाती है। हमें इससे सीख लेने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। बता दें कि दिल्ली दंगों के 5 साल बाद आए अदालती फैसलों ने पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जिन 119 मामलों में अब तक कोर्ट का फैसला आया, उनमें से 90 मामले यानी 82% मामलों में आरोपी बरी हो गए। ये आंकड़ा बताता है कि पुलिस की जांच और अदालत में पेश किए गए सबूत कमज़ोर थे। कई मामलों में अदालत ने पाया कि पुलिस ने आरोपियों की पहचान घटना के काफ़ी समय बाद की, जिससे गवाही पर सवाल उठे। 19 मामलों में पुलिस रिकॉर्ड में ही स्पष्टता नहीं थी कि आरोपी को कब और कैसे पकड़ा गया। पुलिस गवाहों के बयान ही आपस में मेल नहीं खाते थे। 15 मामलों में पुलिस गवाहों ने कहा कि वो पहले से आरोपियों को जानते थे, लेकिन कोर्ट में उनकी गवाही नहीं टिक पाई। कई मामलों में पुलिस ने सबूतों की वैज्ञानिक जांच नहीं कराई। 2 मामलों में तो वीडियो फुटेज अदालत में खारिज हो गए क्योंकि उनकी फॉरेंसिक जांच नहीं हुई थी। एक मामले में पुलिस ने आरोपी की वीडियो में पहचान के लिए वैज्ञानिक तरीके नहीं अपनाए, ऐसा कहा। अब दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद पर दंगों की बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाते हुए यूएपीए जैसी कठोर धाराएं लगाई है, लेकिन अदालत में अब तक कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया जो साबित करे कि उमर खालिद ने हिंसा भड़काने की कोई सीधी साजिश की थी।
FIR 59 यानी FIR 59 में पुलिस ने जिन गवाहों के बयान के आधार पर उमर खालिद को आरोपी बनाया और अन्य आरोपी बनाए, उनमें से कई के बयान अदालत में टिक नहीं पाए। कई मामलों में पुलिस के गवाह अपने बयान से पलट गए या उनकी गवाही अदालत में संदेहास्पद मानी गई। तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार पूरे पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर एक धब्बा लग चुका है, क्योंकि कोई भी मामला, कोई भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने एक ढंग के तरीके से नहीं की इस दिल्ली दंगे की। खैर, जो लोग दंगों का शिकार होते हैं उनके लिए ये एक सदमे की तरह होता है। वो अपने ही मोहल्ले, घर, दुकान और आसपास के लोगों को खो देने का दर्द सालों तक झेलते हैं। कई लोगों को PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी बीमारियां, मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। आज 5 साल बाद दिल्ली दंगों के पीड़ितों को याद करते हुए आशा करता हूँ कि मेरे इस शहर पर ऐसी नौबत फिर से ना आए। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।